आज हम लोग स्किन की एक बहुत ही गंभीर बीमारी पेम्फिगस वल्गैरिस के बारे में बात करेंगे। ये जो बीमारी होती है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर और जानलेवा बीमारी होती है और एक समय ऐसा था जब स्टेरॉयड ग्रुप की दवाइयाँ नहीं मौजूद थी तो पेम्फिगस जिसको भी हो जाता था उसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल काम होता था। लेकिन अभी के समय में ये बीमारी काफ़ी हद तक ठीक की जा सकती है, जड़ से ख़त्म की जा सकती है, लेकिन अभी भी कुछ मरीजों के लिए ये जानलेवा बीमारी बनी हुई है। तो ये जो बीमारी होती है इसमें व्यक्ति को जो शरीर होते हैं शरीर में छाले बनने लगते हैं, पानी भरे हुए फफोले बनने लगते हैं और वो फफोले जो होते हैं बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, वो बहुत ही मुलायम कह सकते हैं। उनको थोड़ा भी हाथ लगा, घर्षण लगा, वो फफोले फूट जाते हैं और वहाँ पर स्किन छिली हुई, जैसे स्किन एकदम छिली हुई स्किन हो उस तरह से दिखाई देने लगती है। तो ये जो फफोले होते हैं सबसे ज़्यादा मुंह के अंदर बनते हैं और फिर ये धीरे धीरे बीमारी यदि प्रोग्रेस करती जाए तो बॉडी पर बन सकता है, आँख को अफेक्ट कर सकता है, आँख की स्किन छिल सकती है, नाक की स्किन छिल सकती है, जो पेशाब का रास्ता है वहाँ की स्किन भी छिल सकती है, बॉडी की सारी स्किन भी छिल सकती है। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि किसी ने स्किन की ऊपरी परत को एकदम छील दिया हो और ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से जिसका 100% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट हो तो वो ऐसा लग सकता है कि पूरा जल गई हो चमड़ी ही, और उस चमड़ी से पानी का स्राव, तेज़ी से पानी निकलता है, उसमें मवाद पड़ सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है और इसकी वजह से हाथ पैर में सूजन हो सकती है और फिर यदि ये बीमारी और कॉम्प्लिकेट हुए तो मरीज की स्थिति और गंभीर और ख़राब होती जाती है। तो ये जो बीमारी होती है ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है और ये साधारणतः 50-60 के आसपास की उम्र के लोग या उससे बाद की उम्र में होती है, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी लोगों को हो जाती है और कभी कभी बच्चों में भी देखने को मिलती है। तो ये जो छाले होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा जलन और दर्द होता है व्यक्ति को, और यदि आँखों में छाले हो जाते हैं तो आँखों में देखने की जो क्षमता है व्यक्ति की कम होती जाती है और बाद में कॉर्निया पर यदि असर पड़ जाए तो व्यक्ति में ब्लाइंडनेस भी पैदा हो सकता है। यदि बड़े अल्सर छाले बन जाएँ और उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो आँख की गंभीर बीमारी अंधापन भी पैदा कर सकती है, ब्लाइंडनेस भी पैदा कर सकती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बीमारी मानी जाती है। और यदि बीमारी ज़्यादा सीवियरिटी की हो जाए तो जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन शरीर के अंदर भी फैल सकता है, जिसे सेप्टिसेमिया बोला जाता है, और सेप्टिसेमिया के बाद लंग्स में और बॉडी के दूसरे जगह पर इन्फेक्शन होता है और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पानी के रिसाव से इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंस होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस से भी मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। तो अभी के समय में जब ढेर सारी इसके लिए दवाइयाँ मौजूद हैं तो कुछ रिसर्च ये इशारा करते हैं कि लगभग 5% पेशेंट्स की अभी भी डेथ हो जाती है इस बीमारी से। 100 में से 5 लोगों को अभी भी बचा पाना एक मुश्किल काम है। तो इस बीमारी को कभी भी छोटा बीमारी न समझें, इसको तत्काल जितनी जल्द से जल्द इस बीमारी को कंट्रोल की जाए, इलाज में लाई जाए, उतनी ही इसकी अच्छी प्रोग्नोसिस हो जाती है, उतना ही अच्छा हो जाता है। जो इसकी नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। तो इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो डॉक्टर्स के लिए बहुत ईजी होती है, देख करके ही डॉक्टर काफ़ी केसेज में पता कर लेता है। लेकिन कुछ दूसरे ब्लिस्टरिंग ग्रुप के डिसऑर्डर होते हैं, वो डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होता है बायोप्सी कराता है। तो इस बीमारी में बायोप्सी को लेकर के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये डेंजरस बीमारी है तो इसमें तुरंत बायोप्सी करवा लेना है। इसी तरह से कुछ दूसरे टेस्ट होते हैं, जैंक स्मीयर होता है, कुछ एलाइजा बेस्ड टेस्ट होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ ब्लड में मेजर किए जाते हैं, जैसे डेस्मोग्लिन एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको मेजर किया जाता है। तो उन सब तरीक़ों से इस बीमारी की डायग्नोसिस बना ली जाती है। इसमें कुछ टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स के एनालिसिस के द्वारा डॉक्टर आपका डायग्नोसिस बना लेता है। काफ़ी लोगों का ये प्रश्न रहता है जब इसकी सीवियरिटी को सुनते हैं तो ये बीमारी होता कैसे है। तो ये जो बीमारी होती है ये बीमारी एक ऑटो इम्यून ग्रुप की डिसऑर्डर है और इसमें ये देखा गया है कि कुछ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी है, मतलब कुछ पॉपुलेशन जो है ज़्यादा प्रेडिस्पोज होते हैं, जैसे ज्यूज जो होते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। एशियन ग्रुप के लोगों में, मतलब जो हम लोग का पॉपुलेशन है उसमें भी रिलेटिवली ये बीमारी ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। लेकिन ओवरऑल ये बीमारी एक असामान्य बीमारी है, मतलब इस रिसर्च में पाया गया कि 0.5 to 3 लोगों में 1 लाख में से, मतलब 1 लाख लोगों में 1 लाख लोग हैं समाज में, तो उसमें से 0.5 से लेके 3 लोगों में ये बीमारी देखने को पाई गई। मतलब कि बहुत ही असामान्य दुर्लभ बीमारी है, लेकिन है बहुत ही डेंजरस बीमारी। तो इसमें होने का कारण क्या है, तो ऑटो इम्यूनिटी, जैसे बाकी ऑटो इम्यून डिजीजेस का हमने डिस्कस किया है, उसी तरह से अपनी ही कोशिकाएं अपने ही स्किन सेल्स को खाने लगती हैं, डैमेज करने लगती हैं। तो जो स्किन की रेटिनोसाइट्स होती हैं, तो जैसे 2 सेल्स हैं तो उसके बीच का जो मटेरियल होता है वही डैमेज होने लगता है, उसको डेस्मोग्लिन बोला जाता है। मतलब 2
कोशिकाओं को बांधने वाला जो मटेरियल है वही डैमेज होते जाता है इस बीमारी में, केराटिनोसाइट्स के बीच का। तो ऑटोइम्यून बीमारियों को ऐसे समझना है कि अपने ही, जैसे सैनिक हैं, चाहे अपने ही देश के लोग अपने ही लोगों को मारने लगे, जैसे मिलिटेंट ग्रुप हैं जो माओवादी हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने ही सैनिकों को मारने लगते हैं, अपने ही लोगों को मारने लगते हैं। तो उसी तरह से अपनी ही कोशिकाएं, अपने ही जो इम्यूनिटी की कोशिकाएं हैं वो अपने सेल्स को किल करने लगती हैं। तो ऐसे समझना है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को। ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा पागलपन क्यों पैदा हो जाता है, तो इसके पीछे जो है बहुत अच्छे से नहीं पता है कि क्या कारण है कि अपने ही सेल्स अपने ही स्किन की कोशिकाओं को मारने लगते हैं। तो उसका ठीक ठीक कारण बहुत अच्छे से नहीं पता है। कुछ डाइट में ऐसा पाया गया है, कुछ वायरल इन्फेक्शन पाया गया है, ये सब हाइपोथेसिस हैं, लेकिन फुल प्रूफ, पुख्ता प्रमाण इसके ठीक ठीक अभी तक पता नहीं है कि ये ऑटो इम्यूनिटी क्यों डेवलप होती है। इसी तरह कुछ केसेस में ड्रग इंड्यूस्ड भी पाए गए हैं, तो उसको बोला जाता है ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस। तो उसमें जो होती है थायोल ग्रुप की कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो पाई गई हैं कि जो ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस पैदा करती हैं, जैसे कि पेनिसिलामिन, रिफम्पिसिन, तमाम एंटीबायोटिक्स, कैप्टोप्रिल। तो इस तरह की दवाइयाँ ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस पैदा करती हैं। लेकिन अधिकांश केसेस में विदाउट एनी रीज़न इम्यूनिटी पैदा, ऑटो इम्यून डिजीज पैदा होता है और पेम्फिगस पैदा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसकी ट्रीटमेंट में ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, जिसे एक स्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयों से लोगों के मन में अब धीरे धीरे फियर होता जा रहा है और डॉक्टर्स को भी स्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयों से डर लगता है। लेकिन इस बीमारी के लिए स्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ जान को बचाने वाली होती हैं। तो स्टेरॉइड ग्रुप, जब से स्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ मौजूद हुई तब से पेम्फिगस के मरीजों में एक समझ लें कि बिल्कुल जीवन ज्योति की तरह से ये स्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ निकल के आईं। स्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ जब नहीं थीं तो जिस परिवार में पेम्फिगस हो जाता था उसके लिए ऐसा माना जाता था कि अब ये मरीज को बचा पाना मुश्किल है, अब ये जितने दिन तक जी ले उतने दिन तक जी ले। लेकिन स्टेरॉइड ग्रुप्स की दवाइयों से ये बीमारी एकदम हाथ में आ गई। तो स्टेरॉइड ग्रुप में अब स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट पैदा होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि जान को, जीवन को बचाना होता है तो साइड इफेक्ट्स को डॉक्टर दरकिनार करता है, उसको कम करने की तमाम कोशिश अपनाता है। लेकिन साइड इफेक्ट्स फिर भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट अब प्राथमिक चीज़ नहीं रह जाती है। अब मेन चीज़ ये होती है कि व्यक्ति के जीवन को बचाना है। तो स्टेरॉइड की वजह से तमाम तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे पेट में अल्सर हो सकता है, शुगर पैदा हो सकता है, बीपी पैदा हो सकता है, आंख में मोतियाबिंद पैदा हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, चेहरे पे बाल आ सकते हैं। लेकिन इस बीमारी में इन सभी साइड इफेक्ट्स को दरकिनार किया जाता है और कोशिश की जाती है कि तमाम तरीके से कम किया जाए। तो इसको कम करने के लिए पल्स थेरेपी का भी व्यवस्था किया गया, जिसमें महीने में इंजेक्शंस लगते हैं स्टेरॉइड के। तो स्टेरॉइड जो होती है सबसे मेन ट्रीटमेंट होती है इसमें। अब स्टेरॉइड्स को डोज को कम करने वाली कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं, जैसे दूसरी इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयाँ, जैसे एजाथायोप्रिन या फिर माइकोफिनोलेट मोफेटिल या फिर साइक्लोस्पोरिन या फिर दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे कि साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो ये जो दवाइयाँ हैं स्टेरॉइड्स को डोज को कम कर देती हैं, जिससे कि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स को भी कम कर लिया जाता है। लेकिन ये दवाइयाँ भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण दवाइयाँ बन के उभरी हैं। और इन दवाइयों को कब तक दिया जाता है? ये जो दवाइयाँ होती हैं इनको लंबे समय तक व्यक्ति को लेना होता है। जब बीमारी ठीक हो जाती है उसके बाद भी डॉक्टर 9 महीना, साल भर, 2 साल तक इन दवाइयों को चलाता है। और ये जो दवाइयाँ ये खुद से नहीं ली जा सकती हैं। इन दवाइयों के दौरान तमाम तरह के साइड इफेक्ट्स आने के चांस होते हैं। तो कुछ बीच बीच में ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और उन टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि किस तरह का कोई साइड इफेक्ट पैदा हो रहा है। और साइड इफेक्ट पैदा हो रहा हो तो उस कंडीशन में उनको भी दूर करने के तरीके होते हैं। उन्हें कुछ दवाइयाँ होती हैं जो चला करके उन साइड इफेक्ट्स को दूर कर लिया जाता है। इसी तरह से कुछ और दवाइयाँ जैसे कि डेप्सोन नाम की दवाई भी कभी कभी डॉक्टर इस्तेमाल करता है। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन भी सीरियस केसेस में दिए जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बीमारी तेज हो तो उसमें भी IVIG नाम की दवाई दी जाती है। लेकिन IVIG दवाई बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और सामान्य लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है IVIG। लेकिन कुछ जगह पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विशेष करके ये दवाई BPL मरीजों को मिल जाती हैं और आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी कुछ मरीजों को ये उपलब्ध हो जा रहा है। इसी तरह से एक नई दवाई बिल्कुल होप बन के, आशा बन करके उभरी है पेम्फिगस मरीजों में, वो है रिटक्सीमैब नाम की दवाई। तो ये जो दवाई है काफ़ी हद तक सुरक्षित होती है। हालांकि इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कभी कभी डेंजरस साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन उसको डॉक्टर मॉनिटर करके ये दवाई देता है। तो ये दवाई जो होती है रिपीट की जाती है 6 महीने के अंतराल में या कभी कभी 9 महीने के अंतराल में। लेकिन ये दवाई भी काफ़ी ज़्यादा महंगी दवाई है,
लेकिन उम्मीद ये है कि जैसे जैसे दवाई पुरानी होती जा रही है वैसे वैसे इसका दाम कम होते जा रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो सभी लोगों के बजट में आ जाएगा। बिल्कुल अभी के समय में 30 से 40 हज़ार रुपये की कीमत की पड़ रही है दवाई, लेकिन चूंकि ये दवाई जान को बचाने वाली है तो ऐसे कंडीशन में फिर कहीं से भी कोशिश करके मरीज़ को डॉक्टर दबाव देता है कि कहीं से भी कोशिश करके इस दवाई का उपस्थिति कराए जिससे कि मरीज़ की जान बचाई जा सके। तो इस दवाई को भी देते समय तमाम तरह की सावधानियां बरतनी होती है, क्योंकि ये दवाई इन्फेक्शन यदि बॉडी में हो तो उस कंडीशन में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन हो तो ये इन्फेक्शन को बढ़ा देगा और मरीज़ की जान पे फिर से खतरा बन जाएगा। इसी तरह से मरीज़ का हार्ट का चेकअप किया जाता है, मरीज़ के दूसरे अंगों का भी चेकअप किया जाता है, फेफड़े का चेकअप किया जाता है, मरीज़ के शरीर में टीबी की जाँच की जाती है, यूरिन में जाँच की जाती है। तो यदि सब तरह से मरीज़ सही कंडीशन में होता है तभी डॉक्टर देता है, क्योंकि ये दवाई खुद डेंजरस साबित हो सकती है। तो लास्ट लाइन के तौर पर पेम्फिगस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब शुरुआती निशान हो उसी समय अपने डॉक्टर से मिल करके इसका इलाज शुरू कर दें, इसको इग्नोर ना करें। ये एक चूँकि डेंजरस बीमारी है और चूँकि अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपके शरीर के हिसाब से आपके तमाम बीमारियों को इवेल्युएट करते हुए, जाँच करते हुए डॉक्टर आपके हिसाब से दवाई देगा और दवाइयों के माध्यम से अब इस बीमारी को निजात पाया जा सकता है। कभी कभी कुछ मरीजों में एक रिमिशन पीरियड होता है, मतलब कि जैसे बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई दवाई से, दवाइयाँ सब बंद हो गई, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक दवाइयाँ बंद रहीं, उसके बाद फिर से मरीज को बीमारी वापस आ गई, तो उस कंडीशन में फिर से व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट के द्वारा इस बीमारी से अब डॉक्टर काफ़ी हद तक इस पर लगाम पा सके हैं और आने वाले समय में इस बीमारी का फ्यूचर और ट्रीटमेंट का फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। थैंक यू।